नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप इस सीटेट के ईवीएस के क्लास को डेली फॉलो कर रहे होंगे। एक अजीब सी बात हम आपको बताते हैं। इस समय बज रहा है आपकी घड़ी में, भले ही 9 बज रहा होगा, क्योंकि यह वीडियो हम 9 बजे लगाए हैं, तो 9 बजे ही आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन एक आश्चर्यचकित की बात हम आपको बताते हैं। आश्चर्यचकित क्या, यह हम 2:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, रात के 2:30 बजे, यानी कि लगभग भोर होने वाला है, 2:30 बजे रात में। तो जब नींद वगैरह नहीं आती है तो हम इसी तरह लगते हैं। क्या ही करना है लाइफ में, मेहनत तो करना है, आपके लिए करते हैं, खुद अपने लिए भी करते हैं, तो बस लगे रहिए। ये तीसरा सीटेट का क्लास है जो हमने लगाया। आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल भी कुछ दिन में जारी हो जाएंगे। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगभग 16 नवंबर से लेकर और 13 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। तो आप लोग सजग हो जाइए और बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग आज देखने वाले हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन भी लाए थे, लेकिन बाय द वे वो क्वेश्चन कहाँ रखा गया और हमने ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया रात में, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं तो दिक्कत परेशानियाँ उनको हो सकती हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। साथी, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बच्चे अभी तक दूसरा पहला और वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वह देखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम एक टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म करते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियो के थे, उसको हम सॉरी नहीं ला पाए, मतलब कि लाए तो थे लेकिन कहाँ है फिलहाल में हमने जल्दी जल्दी में पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर करा देंगे, है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल जाने के संसाधन, जो कि आपके सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है इसका। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए देखिए, आपके सीटेट में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो आपको जो प्रश्न होते हैं सीटेट के, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी साइज़ बड़ी होती है बस डराने के लिए। लेकिन उसमें घुमा फिरा कर जो आंसर आता है बहुत छोटा सा पूछा जाता है। और ख़ास करके ईवीएस की बात कर लें तो ईवीएस में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन की डिज़ाइन उसमें किया जाता है कि बच्चे उलझ जाएँ उसको पढ़ते रहें। तो हम आपको ऐसी चीज़ें बता देंगे, जैसे आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें जब भी प्रश्न बनेगा तो बड़े आकार का प्रश्न बनेगा, तो हम बताएंगे उसको भी। चलिए, हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। स्कूल जाने के संसाधन, स्कूल जाने के संसाधन, संसाधन, स्कूल जाने के संसाधन। स्कूल जाने के संसाधन में, और लास्ट तक रुके रहेंगे, हम आपको डेली फैक्ट देने का वादा किया है, तो फैक्ट भी कम से कम नहीं तो हम आपको 20-25 टॉपिक फैक्ट भी देंगे आपको, ठीक है ना। 25 टॉपिक के आसपास में फैक्ट भी आपको पकड़ाएंगे। तो स्कूल जाने के संसाधन में अब अलग अलग बच्चे, मतलब छोटे नन्हे मुन्ने हम आपको मतलब पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग टीचर हैं, हमारे हम टीचर बनने वाले हैं, तो हम टीचर जब बनेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी तो पढ़ाएंगे। प्राइमरी स्कूल में यही तो पढ़ाएंगे भाई। तो प्राथमिक स्कूल में छोटे बच्चे हैं, अगर उनसे हम पूछेंगे आप स्कूल कैसे आते हो, तो कोई बोलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत जगह जगह से बच्चे आते हैं। कहीं कोई दूसरे राज्य से होगा, कहीं कोई दूसरे राज्य से होगा, कहीं कोई दूसरे राज्य से होगा, इस तरह के बच्चे आते हैं उसमें। तो आप एक बच्चे को उठाए, भैया पूछे कि कहाँ आप कैसे स्कूल आते हो, तो बोला मैं बांस से बने हुए पुल से आता हूँ, है ना। तो अब बांस से बने हुए पुल से आता है तो सीटेट में जो क्वेश्चन बनेगा ना, इस बांस से बने हुए पुल की विशेषता देगा, आपको विशेषता दे देगा। और आपको पता होना चाहिए बांस से बने पुल पर बच्चा किस राज्य में स्कूल जाता होगा, है ना। आपको ये बात साफ साफ पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूपी में तो बांस से बने पुल पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन सरफेस पाया जाता है ना। तो यानी कि जहाँ पे आप खुद वैरायटी से ही उसको पकड़ना पड़ेगा। आपको कोई बड़ा सा लाइन दे दिया, बोला कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने के लिए तत्पर होते हैं और हम एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, मतलब हम एक तरफ एक हाथ में बुक पकड़ते हैं और एक हाथ से बांस के पुल पकड़ते हुए हम अपने स्कूल को जाते हैं। तो बताइए, यह किस राज्य की बात कर रहा है, या फिर यह किस राज्य के बच्चे हैं जो इस तरह के पुल से होकर इस तरह से पढ़ने जाते हैं। इस तरह के उनको पढ़ने जाने के लिए इस संसाधन से गुजरना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए, बांस से बने हुए पुल की जब भी बात करेगा तो आप असम लगाएंगे। तो पहला आप लिखेंगे बांस, मतलब स्कूल जाने के संसाधन में सबसे पहला डालेंगे हेडिंग बांस से बना हुआ पुल। बांस से बना हुआ पुल, बांस से बना हुआ पुल। हमने एक बच्चे को उठाया, हमने पूछा भाई बताओ कि आप स्कूल कैसे आते हो, तो बोला मैं बांस से बने हुए पुल से आता हूँ सर। बांस से बना हुआ पुल से वो बच्चा आता है स्कूल, ठीक है। छोटा सा है, नन्हा सा है, मुन्ना सा बच्चा है,
उसको हमने उठाया, पूछा कि कहाँ से कैसे आते हो आप स्कूल भैया? तो उन्होंने बताया कि मैं बाँस से बने हुए पुल से आता हूँ सर जी। तो फिर हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि इस पुल की विशेषता क्या है, मतलब आप किस प्रकार से आते हो? पुल बाँस से बने हुए पुल से तो आते हो, लेकिन कैसे आते हो? तो बस आपको यही समझना है हमारे प्रिय मित्रों, आपको कि आप किस प्रकार से लाइन को पकड़ रहे हैं उसको बस पकड़ते रहिए। बाँस से बने हुए पुल से तो बच्चा आता है, लेकिन आखिर आपको अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो आप कैसे इसको पकड़ेंगे? तो बाँस से बने हुए पुल से जब बच्चा आता है उसकी विशेषता क्या है? लिख लीजिए, हम बोलते हैं हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। अभ्यर्थी बोल, मतलब वो छोटा सा बच्चा, हमने उसको खड़ा किया तो बोल रहा है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाते हैं, फिर भी हम नहीं रुकते हैं, हम स्कूल जाते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं तो उस समय एक हाथ में किताब को और दूसरे हाथ में मैं पगडंडियों, मतलब एक तरह से बाँस को पकड़ के चलता हूँ, है ना। दूसरे हाथ में बाँस के एक हाथ में बुक और दूसरे हाथ में मैं जो बाँस के बने हुए पुल होते हैं उसको पकड़कर स्कूल जाते हैं और जल्दी जल्दी बाँस पर चलते हैं। जो बाँस है वो उसको रस्सी से, मतलब जो पुल है उसको रस्सी से बांधा गया होता है। तो बताइए कि यह किसकी बात कर रहा है? तो बताएंगे बाँस से बने हुए पुल की बात कर रहा है, यानी यह किस राज्य के बच्चों की कहानी हो सकती है? तो हम बताएंगे असम के, असम में ऐसा होता है। तो इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरी तरफ अब दूसरे बच्चे को हमने खड़ा किया तो बोल रहा है सर मैं ट्रॉली से जाता हूँ। ट्रॉली, अभी बता रहे हैं ट्रॉली क्या है। ट्रॉली से मैं स्कूल जाता हूँ, ट्रॉली से यह जाता है बच्चा। मैंने दूसरे बच्चे को, दूसरे अभ्यर्थी को, दूसरे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को खड़ा किया, बताओ भैया आप कैसे आते हो स्कूल? तो बोला कि सर मैं जो स्कूल आता हूँ ट्रॉली से आता हूँ। अब इस ट्रॉली की कहानी सुनिए। ये ट्रॉली कहाँ पे यूज होती है? ट्रॉली का मतलब आप खुद समझते होंगे, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर वह लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वह बड़े बड़े चढ़ान पे नहीं चढ़ते हैं, है ना। उनके लिए ट्रॉली ही किया जाता है कि इस पत्थर से या फिर इस पेड़ से हमने ट्रॉली के रस्सी को बांध दिया और एक सिरा उधर बांध दिया जहाँ पर उनको उतरना है तीर्थ यात्रा पे। तो ऐसे ट्रॉली जाती है और उसमें हमारे दादा हुए दादी हुई बैठ जाती हैं। अब उनको तीर्थ यात्रा के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा पहाड़ों पे, उस ट्रॉली के माध्यम से वह एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे यूज हो सकती हैं? आप खुद बताइए, बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे? अगर बीच में बहुत बड़ी नदी है, अब उसको उस पर पुल बनाया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे बच्चे लद्दाख में मिलते हैं। कहाँ पे? मतलब कि ऐसे बच्चे जो, यह ट्रॉली वाला सिस्टम है, यह लद्दाख का है। तो याद रखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से कि ट्रॉली वाले सिस्टम से बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो लद्दाख में जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? अगर किसी बच्चे को खड़ा करेंगे, हमको पता नहीं कि लद्दाख में है ये ट्रॉली कि कहाँ है, तो बच्चा हमको कहानी के माध्यम से बताएगा कि सर मैं इस प्रकार से स्कूल जाता हूँ। तो बताइए ये किस राज्य में है ऐसा सिस्टम? अब बच्चे को खड़ा किया, बच्चा बोल क्या रहा है? ट्रॉली वाले सिस्टम में स्कूल जाने के लिए हमें खूब चौड़ी नदी पार करनी पड़ती है। पहली बात है, खूब चौड़ी और खूब गहरी नदी हमको पार करनी पड़ती है। नदी के पार जाती हुई खूब मजबूत लोहे की रस्सी होती है। नदी के पार जाती हुई खूब, मतलब बीच में नदी है और इसके पार जाती हुई इस प्रकार से नदी है। अब इसके पार इस प्रकार से एक लोहे की खूब मजबूत रस्सी बंधी है, उस रस्सी पर एक ट्रॉली घसकटिया मारता है, मतलब कि इधर उधर घूमता रहता है और उस रस्सी को एक तरफ किसी पेड़ से या फिर पत्थर से, दूसरी तरफ भी किसी पेड़ से या पत्थर से बांध दिया गया है। अब इसके माध्यम से मैं स्कूल जाता हूँ, छोटा सा बच्चा बोल रहा है। वो झूले के आकार का होता है, झूले जैसा होता है। बताइए यह किस राज्य की कहानी बता रहा है? किस राज्य के बच्चे इस प्रकार से जाते हैं? तो आप बताएंगे लद्दाख के। ठीक है, यह सिस्टम हो गया ट्रॉली वाला। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं सीटेट में। एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे अभ्यर्थियों, बस आप लोग पढ़ते रहिए। भले ही मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको बेहतरीन चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ते हैं तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा देते हैं। अभी रात में मैंने पढ़ा और सोचा कि रात में ही बच्चों को, मतलब कि अपने भाइयों को दे देते हैं। चलिए अब अगला तीसरा डाल लेंगे, सीमेंट। ये पूछेगा नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है, मतलब पूछ ले बाय द वे, अगर बहक गया वो तो पूछ भी सकता है। सीमेंट की पुल, सीमेंट की पुल। अब आपको पता भी हो सकता है सीमेंट के पुल कहाँ है। हमारे सीमेंट के पुल हमारे गांव में ही है। आप खुद देख लीजिए, जहाँ पे छोटा सा नहर है उसके ऊपर एक सीमेंट का पुल बनाया गया है। अब कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर वह सड़क न होता बीच में, अगर वो पुल ना होता तो इधर से उधर बच्चे उस नदी में से तैर के जाते, या फिर कुछ सिस्टम होता पुल लकड़ी वगैरह का बना के जाते। लेकिन अगर सिस्टम है, पुल बनाया गया है, वो प्लेन एरिया है, तो यानी कि बच्चे सीमेंट के पुल से चढ़ के जाएंगे, यानी कि इसे ब्रिज बोलते हैं हम लोग। अगर अब बच्चा जो है छोटा वाला
वह अब ब्रिज से होकर जा रहा है स्कूल। अब ब्रिज की क्या विशेषता है? किसी बच्चे को खड़ा किया और बोल क्या रहा है, सर मैं जब स्कूल आता हूँ तो एक सीमेंट की या फिर ईंट की या फिर लोहे की, ईंट और लोहे के सरिये से बने हुए एक बड़ा सा पुल दिखाया, मतलब पुल होता है। अब उस पर मैं चढ़ता हूँ और उस पर चढ़कर मैं स्कूल की तरफ बढ़ता हूँ। उसमें चढ़ने के लिए और उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई होती हैं। और सर यह अधिकतर शहर में ही देखने को मिलता है, ऐसे जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं। तो बताइए यह किस पुल की बात कर रहा है? तो सीमेंट की पुल की बात कर रहा है, यानी कि यह पुल किस इलाके में पाया जाएगा? पहला ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा ऑप्शन लद्दाख में, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, चौथा ऑप्शन प्लेन सरफेस पर, जैसे कि बिहार हो गया, जैसे कि हमारा यूपी हो गया। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, ये चीज़ें बता देंगे आप, ठीक है ना। अगला वल्लम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वल्लम, वल्लम करके है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वल्लम क्या है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन वल्लम भी एक प्रकार से स्कूल जाने का संसाधन है। वल्लम, वल्लम। अब हम किसी और बच्चे को खड़ा किए, भैया आप बताओ छोटे लाल कि किस संसाधन से आप स्कूल आते हो? तो खड़ा होता है, बोलता है गुरुजी जो मैं स्कूल आता हूँ मैं इस प्रकार से स्कूल आता हूँ। किस प्रकार से स्कूल आता हूँ? वल्लम के बारे में अभी हम नहीं बताएंगे और कहाँ पे है यह भी नहीं बताएंगे, पहले आपको कहानी अब सुनाते हैं। बच्चा हमसे क्या बोला? वो व्यक्ति बोल रहा है कि जो मैं स्कूल आता हूँ सर जी, वह एक तरह से कह लीजिए कि हमें बहुत बड़ी नदी होती है, उस नदी में बल्लम में बैठकर एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाता हूँ। एक सिरे पर मेरा घर है और दूसरे सिरे पर मेरा स्कूल है, तो मैं आता जाता रहता हूँ। लेकिन कभी काल के जब बाढ़ बहुत तेज़ आ जाती है तो वल्लम नहीं चल पाता है, तो मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। तो यानी कि आप इससे क्या समझे, एक प्रकार से नदी बहुत बड़ी हो, उस नदी में नाव का काम करता है वल्लम। यानी कि एक छोटी सी जो एक तरह से कह लीजिए कि जो लकड़ी के नाव बनाए जाते हैं गांव में अब सिर्फ बच्चों के लिए, तो उसमें कोई नाव खेलने वाला होता है, बच्चा उस पर बैठता है और उस पर जैसे कि ऑटो लगा होता है ना हमारे यहाँ, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए हमको एक तरह से कह लीजिए कि हमको जाना है बस्ती में ही, मान लीजिए बस अड्डे पे जाना है बस्ती में, या फिर हमारे आजमगढ़ में हमको मान लीजिए कि बस अड्डे पे जाना हो, कहीं से भी जाना हो, तो छोटे से जगह हो मात्र 2-3 किलोमीटर का, तो हम ऑटो कर लेते हैं। इसी प्रकार से सेम बच्चा भी जब इस पार से उस पार जाना होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाव खेलने वाले लोग उसको छोटे छोटे नाव अपने घर पे बना के वहाँ पे होते हैं, जिसमें कि बच्चा जैसे स्कूल जाने वाला होता है तो वह उसको उस पार छोड़ देते हैं। जब वहाँ से वह घर पे आने वाला होता है तो उसको वापस भी लेकर चले आते हैं। तो वल्लम क्या है? तो बोलेंगे वल्लम एक छोटे से नाव है जो कि कहाँ पे यूज होता है, आप खुद बताइए। अच्छा, छोटे नाव कहाँ चलेंगे, छोटी नदी में नाव कहाँ चलेंगे? केरल में चलेंगे। याद रखना बच्चों, केरल में हमारे की जो कि दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है केरल, वहाँ की बहुत सारे त्यौहार भी आप मनाते हैं, मतलब वहाँ के लोग मनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि केरल में। वल्लम मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा नाव हुआ, इस नाव पे बच्चे बैठते हैं, एक नदी के सिरे से दूसरे नदी के सिरे पे वो लोग जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें करिए, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी देर और रहेंगे आपके साथ। इसके बाद साथी आ जाता है अगले बच्चे को मैंने खड़ा किया, उससे पूछा गया भैया आप कैसे जाते हो? उन्होंने बोला कि गुरुजी हम ऊँट गाड़ी से जाते हैं। ऊँट गाड़ी से जाते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें ऊँट गाड़ी कहाँ पे चलती है, तो अधिकतर बच्चे बता देंगे ऊँट गाड़ी कहाँ पे चलती है ना, बता ही देंगे भाई, क्योंकि ऊँट कहाँ पे चलता है भैया, ऊँट कहाँ पे फेमस है? तो भैया आप जरूर बता देंगे ऊँट जो है राजस्थान में फेमस है, तो जाहिर सी बात है ऊँट गाड़ी रेगिस्तान वाले इलाके में चलेगी। हमारे यहाँ एक ही रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, जो कि पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात के उत्तरी सिरे पर फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम वाले इलाके में फैला हुआ है, और यूपी के पश्चिमी इलाके में फैला हुआ है ना, यह रेगिस्तान है ना। तो कहाँ पे चलेगा भैया ऊँट गाड़ी? इन्हीं सब इलाकों में चलेगा। यानी कि जनरली अगर आपसे पूछा जाए ऊँट गाड़ी कहाँ पे चलता है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान में चलता है। तो हमने एक अभ्यर्थी को खड़ा किया, उनसे मतलब एक छोटे से बच्चे को खड़ा किया प्राथमिक स्कूल का, भैया आप बताओ कि आप स्कूल कैसे आते हो नन्हे मुन्ने बालक? तो खड़ा होता है, बोलता है गुरुजी मैं स्कूल जो आता हूँ ऊँट के ऊपर, ऊँट गाड़ी पर बैठ के आता हूँ। ऊँट के ऊपर एक लकड़ी का पगडंडी जैसा बनाया गया होता है, उसके ऊपर मैं बैठ कर आता हूँ। उसमें जब ऊँट चलती है तो हमें चारों तरफ बालू बालू ही दिखाई देते हैं। तो बस इससे हमको पकड़ जाना है कि यह राजस्थान की बात कर रहा है। यानी कि ऊँट गाड़ी कहाँ पे चलेगी? ऊँट गाड़ी पर बैठकर बच्चा किस राज्य में स्कूल जाएगा? भैया यूपी में तो जाएगा नहीं, है ना, यूपी में तो बहुत सारे संसाधन हैं।
तो कहाँ पे जाएगा, तो बता देंगे वह ऊँट गाड़ी से राजस्थान में जाता है। यानी कि बच्चा अगर ऊँट गाड़ी से बैठकर स्कूल को जाता है, यानी कहाँ पे जाता होगा, किस राज्य में, बता देंगे राजस्थान राज्य में जाता होगा, राजस्थान राज्य में जाता होगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कहानी बहुत बड़ा बनाएगा जिससे कि आप डर जाओ, लेकिन क्वेश्चन का माध्यम मतलब बहुत छोटा छोटा उसमें ऑप्शन होता है। हमने तो अभी सीटेट एक ही बार, मतलब कि जब हमारी एलिजिबिलिटी ना थी तब हमने दिया है, और उसमें मेरा 119 नंबर आया है, पिछली बार वाला ही। उसमें एलिजिबिलिटी ना थी, ना ही हम वैलिड थे, और फिलहाल फिर से सीटेट देंगे। अब आपकी दुआ है और आप लोग को देख ही रहे हैं। अब तीसरा, इसके बाद आ जाता है बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी कहाँ पे चलती है, देखिए इसमें जो हमने पढ़ाया था सीमेंट का पुल, वह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से बैलगाड़ी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैलगाड़ी। अब एक बच्चे को हमने और खड़ा किया, पूछा कि भैया बताओ आप कैसे स्कूल जाते हो, छोटे मोटे बालक खड़े हो जाओ, आप बताओ कैसे स्कूल आते हो। वो बच्चा लगा हमको कहानी सुनाने, कह रहा है सर जी हम 2 बैलों पर बैठ के आते हैं। बैल है, बैल मतलब बैलगाड़ी पर से आते हैं, ये नहीं बताया डायरेक्ट, वो पहले बता रहा है हमको कि 2 बैल होते हैं गुरुजी, आगे होते हैं, और उसके पीछे एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा सा लकड़ी का लगा होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं। जब बारिश या धूप होता है तो हम लोग अपनी छतरी को खोल लेते हैं। बताओ बच्चों, मतलब कि बताओ शिक्षकों कि वह जो छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है जो इस प्रकार की कहानी सुनाया अपनी, मैं ऐसे स्कूल जाता हूँ, तो बताओ वह किस गाड़ी पर बैठ कर आता है, यानी स्कूल जाने के किस संसाधन पर बैठ कर आता है, तो बताएंगे बैलगाड़ी पर बैठ कर आता है। किस पर भैया, बैलगाड़ी पर। अब आपसे पूछा जाएगा बैलगाड़ी कहाँ पे चलेगा, यह संसाधन स्कूल जाने वाला कहाँ पे लागू होगा, तो आप साफ साफ बता देंगे कि यह गाँव में, हर गांव की कहानी आपने सुना होगा। अब तो सबके गांव में थोड़े मोड़े स्कूटर हो गए हैं, थोड़े मोड़े बस गाड़ियां चलने लगी हैं। अब बच्चा कहाँ बैलगाड़ी दिखाई देता है ना, मतलब बच्चों को बैलगाड़ी अब नहीं दिखाई देता है। कभी काल के दिख जाए तो छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे से गांव में बच्चे होते हैं हमारे, तो वह पीछे दौड़ जाते हैं, अरे बैलगाड़ी जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा ना कि हमारे यहाँ जो चिड़ियाँ हैं, जो बहुत सारे छोटे मोटे जानवर हैं ना, वह सब विलुप्त हो जाएंगे। कभी आएगा एक दिन ऐसा कि साइकिल तक विलुप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से जो हमने अपने दादा परदादा से पाया हुआ है, जो कि रहना चाहिए, और वह चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट की शोभा हैं, हमारे वातावरण की शोभा हैं, लेकिन फ़िलहाल में वो चीज़ें सब विलुप्त होती चली जाती हैं हमारे बढ़ते हुए संसाधन को देखकर। पहले गाँव में आप लोग देखते होंगे कि किसी एक गाँव में एक मतलब 4 व्हीलर होता था, किसी एक गांव में एक 4 व्हीलर होता था, और किसी के पास ही एक के दुक्के के पास में छोटा सा मोटरसाइकिल, मतलब एक स्कूटर हुआ करता था। अगर उनके पास स्कूटर है तो कहते थे, अरे फलनवा चचा स्कूटर रख ले बाड़े, है ना, स्कूटर रखे हैं, तो मतलब बहुत खुशी होती थी। हाँ, कुछ गांव में घटना घट गया तो उनके से सभी लोग जाते आते थे, लेकिन अब अगर ऐसा हो तो वह गांव बहुत ही पिछड़ा गांव ही होगा। लेकिन अब हर गांव में अगर देखेंगे तो हर घर के पास, हर घर में एक मोटरसाइकिल तो ज़रूर होगा, भले ही 4 व्हीलर ना हो, लेकिन एक मोटरसाइकिल ज़रूर होगा। और ये सब हर घर की कहानी हम बता रहे हैं। जो छोटा सा गरीब होगा, जो 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला भी होगा ना, वो भी एक मोटरसाइकिल ज़रूर रखा होगा अपने पास, है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बैलगाड़ी कहाँ पे यूज होती है, तो बता देंगे गाँव में यूज होती है भैया। यह संसाधन गाँव का है जिस पे बैठ कर अभ्यर्थी, मतलब छोटा सा नन्हा सा बच्चा, वो स्कूल जाता है। इसके बाद साइकिल भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलगाड़ी से कम इंपॉर्टेंट है साइकिल की कहानी हम बताते हैं। अब हमने एक लड़की को खड़ा किया, गर्ल्स है, उसको खड़ा किए, पूछे कि भाई बताओ आप कैसे स्कूल जाती हो, कैसे स्कूल आती हो, तो बोली कि मैं एक साइकिल से आती हूँ, और हमारे आसपास बहुत सारे झुंड में, मतलब हमारे साथ बहुत सारे झुंड में लड़कियाँ होती हैं साइकिल से, और मैं भी उनके साथ साइकिल से चली आती हूँ स्कूल। तो बताओ एरिया कैसा होगा, तो बताएंगे वह प्लेन एरिया होगा, है ना। वह आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, नॉर्थ ईस्ट में प्लेन साइकिल, मतलब प्लेन सरफेस पे साइकिल चला रही होती है, या फिर लद्दाख में साइकिल से चलेगा, उत्तराखंड में साइकिल से चलेगा, नहीं, वो किस राज्य की बच्ची होगी, वो यूपी की होगी या बिहार की होगी या फिर प्लेन सरफेस की होगी, किसी न किसी जगह, उसमें ऑप्शन से आप पकड़ लोगे। इसके बाद जुगाड़ गाड़ी, भाई जुगाड़ गाड़ी, हाँ जुगाड़ गाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। जुगाड़ गाड़ी होता है, इससे भी हमने एक अगले बच्चे को खड़ा किया कि बालक आप बताओ चिंटू जी कि कैसे स्कूल आते हो, तो बोला है गुरुजी हम जिस गाड़ी से आते हैं उस गाड़ी का नाम आप बताओगे। हम कहा चलिए बताइए, तो बोला कि पहले गुरुजी हम कहानी सुनाएंगे कि मैं जिस तरह से आता हूँ स्कूल, लेकिन आप बताओगे गुरुजी कि मैं किस गाड़ी से आता हूँ या फिर संसाधन का नाम क्या है। हमने कहा ठीक है आप बताओ। तो बच्चा खड़ा होता है, बताता है मुझे, मैं
फटफट करती हुई चलती हूँ, मतलब मैं फटफट करती हुई गाड़ी से आता हूँ। शानदार है वह, आगे से अगर देखें तो वह बाइक की तरह चल लगता है। अगर उसे आगे से देखें तो बाइक की तरह लगता है। पीछे उसके लकड़ी के फट्टे लगे हुए होते हैं, पीछे उसके लकड़ी के फट्टे लगे हुए होते हैं, और उस फट्टों पर मैं बैठ कर आता हूँ। गुरुजी नाम बता दो इसका। तो हम कहेंगे भैया तो जुगाड़ गाड़ी हो गई। आजकल जुगाड़ गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आपको पता होगा कि शहर में देखते होंगे कि जो ऊख निकालने, मतलब ईख का रस जो निकालने वाली गाड़ी होती है, उसको सब लोग दौड़ाते हैं गजब का मोटर वगैरह लगाकर, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़। अब हर आदमी आज टेक्निकल की दुनिया में थोड़ा सा टेक्निकल अपने आप को बना ही ले रहा है, क्योंकि सर्वाइव वही आदमी आगे कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भेजा हो और खुद कमाने की जरिया हो उसके पास, नहीं तो नौकरी का हालत तो आपको पता है। तो जुगाड़ गाड़ी की हालत हमने बता दिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, मतलब प्रशिक्षु, जंगल से जाते बच्चे। अब जंगल से जा रहे हैं बच्चे, तो जंगल से कहाँ जाएंगे बच्चे, आप बताइए। जंगल से जाते बच्चे। अब हमने दूसरे अभ्यर्थी को खड़ा किया, दूसरे मतलब बालक को खड़ा किया, पूछे भैया आप बता दो कैसे जाते हो स्कूल। तो खड़ा होता है, बताता है प्यारे प्यारे अपने ज़ुबान से, कहता है गुरुजी मैं ऐसे ऐसे स्कूल जाता हूँ। तो जंगल से जाते हैं, तो बताइए कैसे जाते हैं फिर। तो कहता है कि सर गुरुजी जब मैं स्कूल पहुँचने के लिए, मतलब कि मैं स्कूल पहुँचने के लिए बहुत घने जंगलों से गुजरता हूँ और गुजरना पड़ता है, और वहीं कहीं कहीं जंगल से जब मैं गुजर रहा होता हूँ तो बहुत भयानक पक्षी का या फिर जानवरों का आवाज़ भी सुनाई देता है। कभी काल के डर जाता हूँ और दूसरे दिन स्कूल ही नहीं जाता हूँ। फिर मम्मी डांटती है। इस प्रकार से कहानी आपको बनाकर सीटेट देगा कि फिर मैं मम्मी डांटती है, एक दिन मम्मी फिर मुझे छोड़ने जाती है, पापा मुझे छोड़ने जाते हैं। फिर उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ और अपने आप को मतलब ठान लेता हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, इनसे नहीं डरूँगा। फिर मैं स्कूल डेली जाने लगता हूँ। तो बताइए गुरुजी मैं किस रास्ते से स्कूल जा रहा होता हूँ। तो हम बताएंगे भैया जंगल के रास्ते से आप स्कूल जा रहे होते हो, लेकिन यह जंगल मतलब अब मैं किस राज्य में, या मतलब मैं किस राज्य का हूँ गुरुजी बताइए अब आप। तो मैं बोलूँगा भैया आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया के हो। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि आपका मेघालय, मतलब सॉरी ऊपर जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे आ जाएंगे तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम। ये सातों के सातों जो राज्य हैं ना, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और यहाँ का ये बच्चा है नॉर्थ ईस्ट का, किसी भी राज्य का हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलर एक राज्य दिया है तो एक राज्य पे लगाएंगे, नॉर्थ ईस्ट दिया रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट पे लगा देंगे। यह जंगल से जाता है बच्चा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है यह। अगला बर्फ़ पर चलते बच्चे। बर्फ़ पर भी बच्चे अब चलकर स्कूल जा रहे हैं। अब अगले बच्चे को हमने खड़ा किया तो हम बताएंगे, मतलब बच्चे से पूछेंगे बच्चा आप कैसे स्कूल जाते हो। अब वो अपनी कहानी सुनाएगा। वो कहानी हम निष्कर्ष जो निकलेगा वो बच्चा बर्फ़ पे चल के आ रहा है। बर्फ़ पर चलते बच्चे मतलब कि अब उसका संसाधन क्या है उस बच्चे का। अब जिस बच्चे को खड़ा करेंगे वो बच्चा बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाएगा। समझ सकते हैं ये किस राज्य की बात हो सकती है। तो लद्दाख की बात हो सकती है भाई। उस ऑप्शन में रहेगा लद्दाख, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश। तो आप लगाएंगे लद्दाख, है ना। तो बर्फ़ पर चलकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस बार। अब किस प्रकार से हमने उस बच्चे को खड़ा किया, वो अभ्यर्थी मतलब वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि सर बताइएगा हम किस राज्य के हैं, है ना। जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है भाई। ऑप्शन में लद्दाख न दिया हो तो जम्मू कश्मीर दिया रहेगा। तो हम उस बच्चे को खड़ा करेंगे, बताओ आप, मतलब बच्चे से खड़ा किए, बच्चा शुरू किया तो हमसे बोल रहा है गुरुजी आप जरूर बताइएगा मैं किस राज्य से हूँ, मैं अपना संसाधन बताता हूँ, मैं किस तरह से आता हूँ स्कूल। हमने कहा हाँ बच्चा बताओ। तो शुरू हुआ, छोटा सा बालक अपने छोटे छोटे चोंचों से बोलना शुरू करता है। कहता है कि गुरुजी हम स्कूल जो आते हैं ना, हम स्कूल जो जाते हैं बर्फ़ के इलाके से जाते हैं। कभी कभी बहुत सहम जाते हैं, डर लगता है कि इस बर्फ़ में ताज़ी ताज़ी बर्फ़ है, पैर मेरा न धंस जाए। तो हम लोग कई सारे हमारे गांव के छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, उनके साथ मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। सारे लोग एक साथ हाथ पकड़ कर आते हैं, काफ़ी लंबी लाइन में कतार लगाकर 6-7 बच्चे एक साथ। और कभी कभी यह होता है कि बर्फ़ जब कठोर हो जाता है तो उस पर हम फिसल भी जाते हैं। तो गुरुजी आप बताएं कि हम किस इलाके के हैं। तो हम बताएंगे आप या जम्मू कश्मीर के होगे या फिर लद्दाख के होगे मेरे भाई। तो जो बता, लद्दाख में तो ऐसे नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर का है। वो लद्दाख में हमने बताया ना कि वो किस गाड़ी से जाएगा भैया, लद्दाख वाला ट्रॉली वाला सिस्टम से जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट है उबड़ खाबड़।
अब एक बच्चा बचा लास्ट में, वो बोला है गुरुजी हमसे नहीं पूछेंगे। कहाँ कहाँ है बचवा, आपसे भी पूछेंगे, बताओ तो। ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ वाली जगह से एक नन्हा मुन्ना बालक गुजरता है। एक नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऊबड़ खाबड़ हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़ का मतलब पहाड़ी इलाकों से, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से बच्चा यह जा रहा है अब स्कूल। अभी बच्चा स्कूल जाने की बात आती है। एक बच्चे को हमने खड़ा किया कि गुरुजी, वो बोल रहा है, तेज तर्रार बच्चा है, गुरुजी मैं बता रहा जा रहा हूँ कि मैं किस संसाधन से स्कूल आता हूँ, आप बताओगे कि मैं किस राज्य का हूँ। हमने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ बच्चा। तो इस प्रकार से आपको देगा, कहानी के माध्यम से देगा सीटेट में, समझ रहे हो ना। नीचे ऑप्शन, राज्यों का ऑप्शन रहेगा, आपसे पूछेगा किस राज्य का यह अभ्यर्थी है। तो वो बच्चा शुरू हो जाता है बताने कि गुरुजी मैं पहाड़ी इलाकों में रहता हूँ, पहाड़ी इलाकों में रहता हूँ, और दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ रहता है जब मैं स्कूल जाता हूँ। और उस ऊबड़ खाबड़ में हम लोग एक रास्ता बनाते हैं, हम छोटे मतलब हमारे यहाँ के गांव के लोग हमें स्कूल जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, और हम लोग एक लंबी कतार में अपने आप को लाइन बनाकर स्कूल जाते हैं। और जाते जाते जब हम लोग जाते हैं तो उस पहाड़ पे एक रास्ता सा बन जाता है। जब हम लोग कई सालों तक जाते हैं हमारे भाई बहन, तो वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है सर। और कभी काल क्या होता है कि उस रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, और जिसके कारण बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। और कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग कई 1 से 2 महीने स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। तो सर बताइए मैं किस राज्य का हूँ। तो हम बताएंगे भाई आप उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड ऑप्शन में रहेगा, बाकी अदर रहेगा जो कि पहाड़ी इलाके वाले नहीं रहेंगे, तो आप बता देंगे उत्तराखंड के। चलिए हमारे प्रशिक्षु, यह रहा थोड़ा सा एक टॉपिक स्कूल जाने के संसाधन के बारे में बताया। अब बजने वाला है 3 भाई, देख लो, रात है, नींद चैन तो सब उड़ा हुआ है हमारा। प्रभु सब सही करेंगे, बस आस है प्रभु से कि जो हमने किसी को जब सताया ना हो, और हमने किसी को जब किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो प्रभु गलत हमारे साथ नहीं करेंगे। मुझे पता है जो मेरे लिए है वो मेरा है। अब हम आपको कुछ फैक्ट देंगे मेरे भाई, उसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए पहला फैक्ट जो कि हम डेली देने का वादा किए हैं, डेली देंगे। कान सुनने में मदद करते हैं। आपको पता है जो मेढक के हो गए, पक्षी के हो गए और छिपकली के हो गए, इनके कान जो होते हैं इनके सुनने में मदद करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते इनके कान। इनके कान जो है छिद्र के रूप में होते हैं, जो कि इनके बालों से, छोटे छोटे रोए के आकार के जो बाल होते हैं उनसे ढके हुए होते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मेढक के पास कान नहीं होते हैं, सर्प के पास कान नहीं होते हैं, तो सुनते कैसे हैं। तो उनके पास एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे वो सुनते हैं, कान के जगह, जैसे हम लोग का जहाँ कान है उसी के प्लेस पे उनके पास होता है। मगरमच्छ के भी कान नहीं होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके पास कान नहीं है उसमें ऑप्शन में, या फिर किस जानवर के पास कान नहीं है निम्न में से। ये डायरेक्ट फैक्ट है सीटेट का। मगरमच्छ के पास नहीं है, हाथी के पास नहीं है, हाथी के पास तो होता है भाई, सब लोग जान जाएंगे। मगरमच्छ के पास नहीं है ना, और कह लीजिए कि मेढक के पास नहीं है, सर्प के पास नहीं है, और एक ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जो थोड़ा सा अजगर वगैरह जो भी कुछ दिया रहे उसमें हो सकता है उसके पास हो। तो आपको 3 ऐसा ढूंढना होगा जिसमें होगा, और एक ऐसा ढूंढना होगा जिसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ढूंढ लेंगे। अगला फैक्ट, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट कि अंडे देने वाले जो जीव होते हैं ना, अंडे देने वाले जो जीव होते हैं, अंडे देने वाले जो जीव होते हैं, भाई समय तो ज़्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है। रात में दिन में सो नहीं पाते हैं पढ़ने के कारण, और रात भी इसी तरह बीत जाती है। सुबह फिर 5:30 बजे फिर इसको मतलब कोचिंग भी जाना होता है पढ़ाने। छोटी सी एक कोचिंग है हमारी, चलती है, और बच्चे आते हैं प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12 तक के, उनको पढ़ाना भी पड़ता है ना। बस यही है कि मेहनत है काफ़ी, लेकिन खैर सोते हम फिलहाल में, टेंशन है, मानसिक टेंशन, आप लोग की दुआओं से सही होगा। अंडे देने वाले जो जीव हैं, अब अंडे देने वाले जो जीव हैं आप खुद देख पा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो अंडे कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे कहते हैं। उसे अंडे कहते हैं। अंडे देने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? अंडे कहते हैं, भी अंडे कहलाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि अंडे देने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडे कहते हैं। या फिर ऑप्शन में दे देगा अंडे किस जानवर को कहते हैं? जो अंडे देने वाले होते हैं, जो बच्चे देने वाले होते हैं, जो अंडे और बच्चे दोनों देने वाले होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जो अंडे देने वाले होंगे नाम से ही पता चलता है। दूसरा, अब जो बच्चे देने वाले होंगे उनको क्या कहेंगे भाई? जैसे मानव भी उसमें आता है। जो बच्चे देने वाले होंगे उसे स्तनधारी कहते हैं। आपको पता है स्तनधारी से मेढक हो गया, मछली हो गया, सरीसृप हो गया, है ना, ये सब क्या है? ये सब अंडे देते, बच्चे देते हैं। मेढक भाई बच्चे ही देता है ना, मछली नहीं। मछली बच्चे देता है कि अंडे देता है? मछली अंडे देता है। हाँ, मछली अंडा नहीं देता, मछली बच्चा देता है भाई। मछली अंडा, एक मिनट, मछली अंडा ही देता है भाई, मछली अंडा देता है।
मछली अंडा देता है। और बच्चे देने वाले जैसे मानव हो गए और हाथी हो गई, है ना, कुत्ते बिल्ली हो गए, तो ये सब सारे जीव आ जाते हैं। तो जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरा यूज कहते हैं, जरा यूज कहते हैं, जरा यूज। दरअसल हमें यह इस वजह से थोड़ा समय लिए हैं कि हमको भूल गया था, इस वजह से थोड़ा सा कहानी बना रहे थे। तो जो बच्चे देने वाले होते हैं उसे जरा यूज कहते हैं, है ना। इसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा फैक्ट लिख लेंगे कि गाय के आगे के दांत पूछा गया है भाई, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते हैं, और पीछे के दांत चपटे होते हैं। क्या होते हैं भैया, चपटे होते हैं पीछे के दांत। आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग लगा के जरूर लिखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट भी डाल लीजिएगा। पूछा जाता है बिल्ली के दांत नुकीले क्यों होते हैं, तो मांस पकड़ने के लिए नुकीले होते हैं। मांस पकड़ने हेतु वह प्रयोग करती है, क्योंकि आपको पता है मांस को फाड़ने के लिए धारदार दांत चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग का पहले आपको पता है कि दांत का फार्मूला भी बताएंगे, हम बायो पढ़ाए हैं तो उसमें आप देख भी सकते हैं। इंसीजर के बाद कैनाइन वाला दांत जो होता है, इंसीजर तो बीच में होता है, सॉरी कैनाइन फिर इंसीजर, पहले कैनाइन होता है, कैनाइन फिर इंसीजर होता है। इंसीजर से आप याद रखेंगे जो दांत जो नुकीले होते हैं ना, जो ऐसे राक्षसों की तरह निकले होते हैं बाहर, वह हम लोग के नहीं है फिलहाल, राक्षसों के होते होंगे, तो ऐसे निकले होते हैं जो वही फाड़ने का काम करते हैं। और आपको पता है 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं। अगर दांत के फार्मूले की बात करें तो 2 1 2 3, 2 1 2 3 सही है, 3 2 5 2 7 1 8, हाँ से 8 चौके 32, तो 2 1 2 3 मानो के एडल्ट की बात करें, बच्चों की नहीं। बच्चों में तो 2 1 0 2 होता है, 2 1 2 2 4 1 5 5 चौके 20, हाँ ठीक है। तो 2 1 0 2 होता है बच्चों में, और 2 1 2 3 होता है मानव में। तो उसमें जो बीच वाला, मतलब बीच वाला नहीं, बीच इंसीजर होता है, सॉरी कैनाइन होता है, कैनाइन के बाद वाला इंसीजर होता है, फिर प्रीमोलर फिर मोलर होता है। तो जो कैनाइन वाला होता है वह फाड़ने का काम करता है, सॉरी इंसीजर फाड़ने का काम करता है वह। इसी प्रकार से जो चूहे बिल्ली में होती है, बिल्ली में कौन सी दांत फाड़ती है पूछा जा सकता है, तो नुकीले दांत उसके पास क्यों होते हैं, क्योंकि मांस को फाड़ने के लिए होते हैं, पूछा गया है भाई बहुत जगह। कंगारू चूहा, एक नाम है चूहा, एक चूहा है जो कि जिसका नाम है कंगारू। कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता भाई, कभी पानी नहीं पीता। अगर पूछा जाए बच्चों से, छोटे से मोटे बच्चे से पूछा जाए कभी पानी न पीने वाले जानवर का नाम बताओ, तो वो बताते हैं घुन। घुन का मतलब आप जानते होंगे, जो कि गेहूं और चावल में होते हैं ना, तो पढ़ जाते हैं, घुन बताते हैं। क्योंकि हम लोग बचपन में थे जब, मतलब कि 4-5 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब हम लोग 10 वगैरह में पढ़ते थे, 4-5 साल, 2014-15 की बात, तो हम लोग को खुद बहुत सारी चीज़ें खेलते थे बच्चे ना, कि लुकम लुकाई छिपे छिपाई ये सब होता था। तो उसमें कोई पूछ दे घुन बताओ, है ना, घुन मतलब पानी कौन नहीं पीता, तो बच्चे बोलते थे घुन नहीं पीता है। तो फिर पूछा जाता था क्यों नहीं पीते हैं, क्योंकि घुन को पानी पियाओ वो छोटा सा होता है खुद मर जाएगा, ऐसे बच्चे बोलते थे। तो छोटे थे तो उसमें हम लोग बहुत सारे शरारतें होते हैं। लेकिन आपके बच्चों में क्या है, थोड़ा वीडियो गेम दे दो, मतलब देखते रहते हैं, भैया के छोटा सा बच्चा है, मोबाइल दबा दो, मस्त मगन से। कंगारू चूहा जो होता है कभी पानी नहीं पीता है, इस बात को याद रखेंगे। अब अगला बात कर लें भाई, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सर्प हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सर्प हो गया, ये सब सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, है ना, सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। अब हम बता रहे हैं कौन सा जानवर कितने दिन तक सोता है, यह बहुत बार पूछा गया है। गाय कितने दिन तक सोता है भाई, तो 4 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोता है। इसके बाद बात कर लें कि अजगर कितने दिन तक सोता है भैया, काफ़ी समय तक ये सोता है, 18 घंटे सोता है भैया, 18 घंटे सोता है कि 8 घंटे, 18 घंटे सोता है भैया। नहीं तो बाकी समय जगेगा तो समझ रहे हो ना, तूफान मचा देगा। अजगर 18 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोता है। जिराफ जो होता है भैया यह 2 घंटे सोता है, सोच लीजिए, जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बता देंगे भैया 12 घंटे सोती है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी कितने घंटे सोती है भैया, 4 घंटे हमने बताया था, 3 से 4 घंटे सोती है, 4 से 5 घंटे भी हो सकता है, मतलब वेरी कर सकता है। 4 ऑप्शन में है तो 4, नहीं तो 5 है तो 5, नहीं तो 3 है, या 4 5 नहीं तो 3 लगाएंगे, ठीक है ना, 4 घंटे सोती है। इसके बाद अगर बात करें जो शेर होता है भैया, जो शेर होता है जंगल का राजा, वह 8 घंटे सोता है भैया, 8 घंटे सोता है, ठीक, 8 घंटे सोता है।
ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद सांपों को एक तरह से नचाने वालों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। आप याद रखेंगे भैया, कालबेलिया, कालबेलिया नहीं, कालबेलिया तो नृत्य है एक असम का, राजस्थान का है कालबेलिया नृत्य, है ना। लेकिन कालबेरिया किसे कहते हैं आपसे पूछा जाता है, तो कालबेरिया जो सांप नचाता है उसे कहते हैं कालबेरिया, कालबेरिया कहते हैं, याद रखना है। कालबेरिया लोग जो होते हैं ना, सांप के डंक से, सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने इन्हें काटा हुआ है। कालबेरिया जो होते हैं ये लोग बहुत सारे सांप की वैरायटी को जानते हैं, तो ये जान जाते हैं सांप के डंक से, मतलब ये दांत जो लगा होता है काट ले तो वो उससे जान जाएंगे कि यह किस प्रकार का सांप है। अगला एक पॉइंट नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेरिया लोग बेटी की शादी में ना एक सुंदर सा सांप सौंपते हैं, सुंदर सा सांप कोई उसे तोहफा देते हैं बेटी की शादी में। एक हमारे इलाहाबाद में एक जगह है, कोई हमको नाम अभी फिक्स नहीं है, डेट मतलब कि नाम नहीं याद है गांव का, वहाँ पे सांप को अपने थाली में खाना खिलाते हैं लोग उसको। हर घर में, जिस घर में सांप जितने ज़्यादा हैं वह घर उतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। छोटे छोटे बच्चे सांप के साथ लोट-पोट करते हैं, सोते रहते हैं। तो कोई है, इलाहाबाद का ही है कोई गांव। तो चलिए कभी डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, आपका क्लास भी हो चुका है, आप लोग तो 9 बजे से देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये रिकॉर्डेड थोड़ा सा अलग सा समय हो रहा है। कभी मन ना लगे तो मेहनत जरूर करना चाहिए। नींद ना आए तो क्या कर सकते हो, प्रभु ने आँख कान नाक हाथ मोड़ दिए हैं, तो जब मन करे तब मेहनत करिए। बस आप लोग से दुआ होती है, आप लोग भरपूर तरीके से मेहनत करिए। कभी किसी के साथ भी गलत मत करिए, चाहे जो हो। अगर आपको कोई बड़ा हो, अगर आपको थोड़ा सा किसी सही चीज़ के लिए भी डांट देता है तो कभी बुरा ना मानिए, है ना। मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, हर एक चीज़ मुमकिन होगा, और जो चाहेंगे वह ज़रूर, अगर आपके नसीब में है, आप अगर उसके लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर वह आपका ही होगा। धन्यवाद।